लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों। बच्चों क्या आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाई। चलिए, तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था, अब मैं वापस आ गया हूं। ठीक है बच्चों, हालांकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, पर आपकी क्लास हम लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट, और ये चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला है। ठीक है ना, समाप्ति की ओर है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला टाइप यही है ना प्यारे बच्चों, आज की क्लास का पहला टाइप शुरू करते हैं प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। देखिए, मान लीजिए एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है ना, उसने पैसे का अलग अलग हिस्सा किया, कई सारे हिस्से किए। पैसे का अलग अलग हिस्सा उसने अलग अलग बैंक में जो है इन्वेस्ट किया, अलग अलग ब्याज की दर से, है ना। तो आदमी क्या कैलकुलेट करेगा? साल भर के एंड में बैठ के अपनी बीवी के साथ कैलकुलेट करेगा कि साल भर में कितना ब्याज मिला। उसे क्या कहते हैं? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको ओवरऑल ब्याज दिया हुआ हो रुपए में, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको या तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ती है परसेंटेज में, या फिर निकाल लो आप यूनिट्स में। ठीक है ना। चलिए, इसी पर बेस सवाल है। हमारे लिए सुख वाली बात यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रिंसिपल को। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 162 से 161 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं ना, 200 के करीब इसमें सवाल हैं। ठीक है बच्चों, आइए। यह बहुत पुराना क्वेश्चन है सीपीओ का, और तब से मैं लगातार करवा रहा हूं। सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ सर्टेन सम एट 5% per annum for 2 years, 3/5 of the sum at 6% per annum of 2 years and remaining at 10% per annum for 2 years. सुदीप एक आदमी है, उसके पास कुछ पैसा है, उसने अपना 1/8 इन्वेस्ट किया है 5% पर एनम ब्याज की दर पर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है ना। और इसी सुदीप ने अपने सम का, अपने पैसे का 3/5 इन्वेस्ट किया 6% पर एनम की दर से 2 साल के लिए। बाकी जो बचा कुचा पैसा था वो उसने इन्वेस्ट किया 10% पर एनम की दर से 2 साल के लिए। तो अलग अलग पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है प्यारे बच्चों, अलग अलग ब्याज की दर से, लेकिन सेम 2 साल के लिए बोला है। टोटल इंटरेस्ट रिसीव 1674 रुपए। 2 साल में, 2 साल के इन्वेस्ट किया ना सारा पैसा, 2 साल में उसे टोटल इंटरेस्ट मिला है 1674 रुपए। तो आपसे पूछा है फाइंड द टोटल सम इन्वेस्टेड। सुदीप द्वारा निवेश की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। अगर सवाल में यह दे रखा है कि टोटल इंटरेस्ट 2 साल के एंड में 1674 रुपए मिला, 2 साल में 1674 रुपए, तो मैं कह सकता हूं सुदीप को हर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1674 का आधा, यानी कि सुदीप को हर एक साल में अपने इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिल रहा है 837 रुपए। तो ये एक साल का टोटल इंटरेस्ट है सुदीप को। अगर मैं ये पता लगा लूं कि सुदीप को ओवरऑल एक साल में कितने % ब्याज मिला, तो क्वेश्चन खत्म। चलिए, और वो कैसे निकालेंगे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। देखिए, यहां सुदीप इन्वेस्ट कर रहा है अपने प्रिंसिपल का 1/8। यहां कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 3/5। तो देखो, मुझे 8 भी करना है, 5 भी करना है। तो ऐसी संख्या 8 और 5 दोनों से कटे, कौन सी है? 40। मैंने माना कि सुदीप ने कुल 40 यूनिट इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल है 40, तो 40 का 1/8 कितना है? 5। 40 का 1/8 5। 5 यूनिट इन्वेस्ट किया 5% ब्याज की दर से, है ना। फिर 40 का 3/5, 40 का 3/5 कितना होता है? 24। 40 का 3/5 हो गया 24 यूनिट। 24 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया कितने? 6% ब्याज की दर से। तो बचा कितना प्यारे बच्चों? 40 में से 5 और 24 29 हो गया, बचा 11। 11 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। तो आप मुझे बताओ, सुदीप ने अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया इस रेशियो में, 5:24:11 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, 5%, 6%, 10% ब्याज की दर से। तो मुझे बताओ सुदीप को ओवरऑल एक साल में कितने % ब्याज मिलता है ना। ओवरऑल कुल इन्वेस्टमेंट पर सुदीप को एक साल में कितने % ब्याज मिलता है? नहीं निकाल सकते। कैसे निकालिएगा जी? डेविएशन से। कोई दिक्कत? डेटा आसान है तो वेटेड एवरेज भी लग जाएगा। आप बताओ,
यहां सुदीप को कितना ब्याज मिलता है? 5 का 5% यानी कि 25, 24 का 6% यानी कि 100, तो 25 प्लस 144 हो गया 169, और 11 दो शाम 110, तो 169 और 110 कितना आ गया? 279%। 279% सुदीप को ब्याज मिला। कितने इन्वेस्टमेंट पर, कितने प्रिंसिपल पर? 5, 24, 29, 11, 40 पर। तो ओवरऑल ब्याज की दर आ गई 279/40%। कोई प्रॉब्लम? हमें यह पता है कि सुदीप ने अलग अलग टुकड़ों में पैसे इन्वेस्ट कर रखा अलग अलग ब्याज की दर से, पर मैंने सॉल्व करके निकाल क्या लिया? मैंने सॉल्व करके निकाल लिया कि सुदीप को एक साल में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिलता है 279/40%, और एक साल में सुदीप को ब्याज कितना मिलता है? 837 रुपए। तो बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये सवाल अब खत्म। इतना सही सवाल था। 279 से कट रहा है, देखो पूरा पूरा 3 बार, 270 थी, 810, 9 थे 27, 3 बार कट गया। तो यहां से 1% क्या आ गया? 40 उधर चला गया, 40 दिया 120, तो 1% 120 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है? 100%। 100% माने 2 जीरो चुका देंगे, यानी कि 12,000 रुपए। कुल निवेश की धनराशि 12,000 रुपए। ठीक है ना बच्चों? तो यहां मैंने ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में निकाला है? प्रतिशत में, और आपको ओवरऑल ब्याज दिया, एक साल का इक्वल कर दिया। डाटा मुश्किल लगे तो हम कैसे निकाल लेंगे? यूनिट्स में निकाल लेंगे। समझे ना बच्चों? चले और भी मैं आपको कराऊंगा सवाल। ये देखिए प्यारे बच्चों, बताओ सवाल नंबर 163 एमटीएस 2025 के पेपर में। तो चाहे पेपर सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, हम यही वाले इसी टाइप का सवाल आएगा, है ना? मैं आपको सारी वैरायटी कराता हूं जितना भी आता है। एक धनराशि को 2, 3, 5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इन भागों को 4 वर्षों के लिए क्रम से 5%, 6%, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया गया। 4 साल के बाद तीनों इन्वेस्टमेंट से कुल सिंपल इंटरेस्ट 6800 रुपए। तो निवेश की कुल राशि बताइए। सेम सवाल है, सेम ही सवाल है प्यारे बच्चों, बस यहां एग्जामिनर और दयालु आपको बता के दिया है कि भाई साहब एक सम को डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में, 2, 3, 5 के रेशियो में 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और इनको इन्वेस्ट किया गया 4 साल के लिए। 4 साल में कुल सिंपल इंटरेस्ट 6800 रुपए 4 साल का। तो एक साल में कुल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 1700 रुपए। तो आपने एक सम ऑफ मनी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 2, 3, 5 के रेशियो में। पहला हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 5% पर एनम ब्याज की दर से, दूसरा कितना? 6% पर एनम ब्याज की दर से, और तीसरा 8% पर एनम ब्याज की दर से। तो मुझे बताओ ओवरऑल एक साल में कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा? इससे आसान तो कुछ सवाल ही नहीं। कितना ब्याज मिल जाएगा ओवरऑल एक साल में? बताइए। डेटा बहुत आसान है, तो क्या करोगे? सिंपल वेटेड एवरेज। बताइए। यहां ब्याज मिलेगा 2 का 5% यानी कि 10, ये 3 का 6% यानी कि 18, और यह आ जाएगा 5 अट्ठे 40। तो 40, 10, 50 और 18 कितना आ गया? 68%। 68% आपको ब्याज मिला कितने रुपए पर? कितने की इन्वेस्टमेंट पर? 2, 3, 5, 5, 10। तो ओवरऑल ब्याज की दर आ गई 68 बटे यानी कि 6.8%। ऐसी रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? ये आपको यहां से क्या निकालना है? 100% के लिए 17, 67 4 बार चला जाएगा। 4 से 100 कितनी बार? 25 बार। तो 1% माने कितना आ गया? 10 के उधर गुणा 25 दो शाम 250। आपसे क्या पूछा है? कुल इन्वेस्टमेंट। 100% की वैल्यू 2 जीरो चुपका दो यानी कि 25,000। बताइए, इससे आसान कोई सवाल है कि नहीं मेरे भाई? तो ऐसे करने मुझे लगता है आप कर लोगे। ये बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 164। बनाइए। इफ ए मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 7.2% सिंपल इंटरेस्ट, 5.3% ऑफ द रिमेनिंग 2/5 कैपिटल, and on the remaining capital 5.8%. The total amount received by man after 3 years is 82,600 रुपए। 3 साल के बाद आदमी को जो टोटल अमाउंट मिलता है वो है 82,600। फाइंड द टोटल प्रिंसिपल। बताइए उसका प्रारंभिक निवेश कितना था? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है कि नहीं मेरे भाई? दिमाग लगाइए। एक आदमी के पास कुछ पैसा है, पैसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बड़ों की भाषा में कैपिटल। तो एक आदमी ने अपने कैपिटल के 3 हिस्से किए। 1/4 कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया 7.2% सिंपल इंटरेस्ट पर,
और फिर रिमेनिंग का 2/5। ये शब्द ध्यान सुनेगा, 2/5 टोटल का नहीं, किसका? रिमेनिंग का। यानी कि पहले 1/4 इन्वेस्ट कर दिया, फिर जो बचा उस बचे हुए का 2/5 उसने इन्वेस्ट किया 5.3% के सिंपल इंटरेस्ट पे, और बाकी रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्ट किया 5.8% सिंपल इंटरेस्ट पे। 3 साल बाद आदमी को जो टोटल अमाउंट मिला है, 3 साल बाद ब्याज नहीं है, क्या है? 3 साल बाद अमाउंट है 82,600 रुपए। तो आपसे पूछा है टोटल प्रिंसिपल क्या है, कैपिटल क्या है। समझ में आया बच्चों? चलिए ध्यान से सुनेगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला आप ये पता करो कि आदमी को अपने सारे इन्वेस्टमेंट पर कुल 1 साल में कितना ब्याज मिलता है कि नहीं बच्चे, परसेंटेज में। चलिए यहां कितना इन्वेस्ट कर रहा बच्चे? 1/4, और ये रिमेनिंग का 2/5। तो मुझे 4 भी करना है, 5 भी करना है। रेशियो दिया नहीं तो रेशियो बना लेंगे। प्रिंसिपल रेट किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रेशियो। तो 4 और 5 का एलसीएम 20, तो 20 का 1/4 कितना होता है? 5। 20 का 1/4 होता है 5। ये उसने इन्वेस्ट किया 7.2% के सिंपल इंटरेस्ट पर। बचा कितना भाई? 20 में से 5 इन्वेस्ट कर दिए तो बचा 15 बचा ना। फिर रिमेनिंग का 2/5, 15 का 2/5 कितना आ गया? 15 का 2/5 आ गया 6 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया है कितना? 5.3% के सिंपल इंटरेस्ट पर। तो बचा कितना फिर? टोटल मैंने 20 माना था कि उसका इन्वेस्टमेंट 20 है, तो 5 और 6 11 इन्वेस्ट हो गया, बचा 9 यूनिट। 9 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया 5.8% के सिंपल इंटरेस्ट पर। कितने? 5.8% के सिंपल इंटरेस्ट पर। कोई प्रॉब्लम? सबको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर आ तो गई है। अब आप मुझे बताओ कि ओवरऑल 1 साल में कितने % ब्याज मिल जाएगा? ओवरऑल रेट कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए। ओवरऑल रेट कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। है भाई, जल्दी से बताइए क्या आएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो। आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया 3 अलग अलग कैपिटल अपन इन्वेस्ट किया 5, 6, 9 के रेशियो में, अलग अलग ब्याज की दर से। हमें पता लगाना कि कुल इन्वेस्टमेंट पर 1 साल में कितना ब्याज है, ये तो पता लगाना है। कैसे निकालेंगे भाई? जैसे पिछले सवाल में किया, वेटेड एवरेज भी लग जाएगा। आपको दशमलव देख के डर लगता है तो क्या लगा लो? डेविएशन। देखो मिनिमम है 5.3, मैक्सिमम है 7.2। आंसर इन्हीं के बीच में आना चाहिए ओवरऑल रेट। तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। मैंने मान लिया कि माना ओवरऑल ब्याज की दर है 5.8% पर एनम। माना ओवरऑल ब्याज की दर कितने? 5.8% पर एनम। 5.8 मान लिया मैंने। आपको पसंद ना आप 6% मान लो, 6.5 मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ओवरऑल मान लिया कि 1 साल में आपको 5.8% ब्याज मिलता है। पर क्या ये सही है? नहीं भाई। 5.8% मैंने माना है, लेकिन यहां तो 7.2% मिल रहा है। 5.8 से 7.2 कितना ज्यादा है? 1.4% ज्यादा है। तो यहां 5 का 1.4% यानी कि 7% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। मैंने 5.8% माना था, ये तो 5.3% है। कितना? 0.5% कम। तो यहां 6 का 0.5% यानी कि 3% कम ब्याज मिल रहा है। मैंने 5.8 माना था, 5.8% ये कितना? 0% ज्यादा है। 9 का 0% है, तो आप क्या निकालेंगे? डेविएशन। ये कितना ज्यादा है? 5 गुणा 1.4, ये 6 गुणा 0.5, 3 कम है ना, माइनस है ना। तो 7 - 3 4%। 4% क्या आ गया आपका? डेविएशन। केक कटेगा तो समय बटेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5, 6, 11, 9, 20। 4/20 कितना आ गया? 0.2। 5.8 में 0.2 जोड़ेंगे यानी कि क्या आ गया? 6% पर एनम। तो ओवरऑल ब्याज की दर देखो कितनी आसान आ गई, 6% पर एनम, है ना। तो जरूरी नहीं कि हम उसी से करें प्यारे बच्चे, वेटेड एवरेज भी लगाएं। इसलिए मैंने सवाल लिया है जानबूझ के, ठीक है ना, कि आप यहां पे डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अगर किसी बच्चे को डेविएशन चलाना नहीं आता है तो भैया वो नहीं कर पाएगा इतना जल्दी से, वो कैलकुलेशन करता रहेगा फिर। ठीक है ना बच्चे।
आप अपनी मर्जी से कोई भी ब्याज की दर मान लो। आसान तब रहेगा कि आंसर आपको पता है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आना है। तो मैंने बीच वाला मान लिया 5.8%। 5.8 से कंपेयर करके क्या निकाल लिया, डेविएशन, और पूरे में डिवाइड कर दिया, ओवरऑल ब्याज की दर आ गई। आप बताओ सवाल में लेकिन क्या दे रखा, 3 साल बाद अमाउंट। प्रिंसिपल आपसे पूछा, प्रिंसिपल क्या होता है प्यारे बच्चों, 100%। अगर प्रिंसिपल 100% है, ब्याज की दर 1 साल में 6% है, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 18%। 100% प्रिंसिपल है, 1 साल में 6% ब्याज है, तो 3 साल में होगा 18%। 100% प्रिंसिपल पर 18% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 118%। 3 साल बाद अमाउंट 118% नहीं आ गया, अगर प्रिंसिपल 100% है और 3 साल बाद अमाउंट है आपका प्यारे बच्चों बताइए 82,600 रुपए। तो बताओ कितने गुना हो गया मेरे दोस्त, ये 118, 27, 700 और 126, यानी कि 700 गुना, 127, 700, 18, 7, 126, 700 गुना 1% की वैल्यू 700। 100% आपसे पूछा है, तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, यानी कि 70,000। बड़ा सवाल है, कर लोगे ना। तो यहां आधे बच्चे गलती ये करेंगे कि रिमेनिंग शब्द वो भूल जाए। पिछले सालों में रिमेनिंग नहीं था, ध्यान रखना, एक शब्द पूरा चीज चेंज कर देता है। चलिए आगे चलते, ये बताएंगे प्यारे बच्चों, करो। ठीक है, बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 165। सब बेस्ट क्वालिटी के सवाल है ये, मेंस लेवल के। बताइए सवाल नंबर 165। ये जो सवाल है, जितने भी बड़े बड़े पेपर होते हैं, है ना, सीडीएस का, कैट का, बैंकिंग का, सब में आ रखा है। एसएससी में भी आया, लेकिन बहुत आसान वर्जन इसका, मैंने वो वाला डाला ही नहीं है, ठीक है ना, मैं बढ़िया वाला करा रहा हूं। देखिए इस सवाल में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, बहुत ज्यादा मजा आएगा करने में, ठीक है। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 90,000 इन 3 स्कीम ए, बी एंड सी एट द रेट ऑफ 16%, 19% एंड 31% पर एनम रेस्पेक्टिवली। एक आदमी के पास 90,000 रुपए, 90,000 रुपए के 3 हिस्से करे, 3 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करा एबीसी में। स्कीम ए में ब्याज की दर 16% पर एनम है, स्कीम बी में 19%, स्कीम सी में 31%। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी इज 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। स्कीम सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो स्कीम ए में इन्वेस्टेड अमाउंट से 50% ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो स्कीम सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो स्कीम ए में जो इन्वेस्ट किया उससे 50% ज्यादा, यानी कि स्कीम में 2 इन्वेस्ट किया तो स्कीम सी में 3, यानी कि आपने स्कीम ए और सी में पैसा इन्वेस्ट किया है 2:3 के अनुपात में, ठीक है। फंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। बताइए स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको रेशियो ए सी का दिया, पूछा किसका है, बी में कितना इन्वेस्ट किया है। इफ ही गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ 1,50,300 रुपए इन 3 ईयर्स, अगर 3 साल के बाद टोटल अमाउंट हो जाता है 1,50,300 रुपए। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि 90,000 रुपए इन्वेस्ट करा था, 3 साल बाद तीनों स्कीम से टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3 साल के बाद 1,300,000 रुपए। समझ में आया। पूछा है स्कीम बैंक बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, ये सवाल है ना बच्चों, बताओ कैसे करेंगे। गजब क्वेश्चन है ये। बताइए एक बात बताइए, स्कीम ए और सी में पैसा इन्वेस्ट किया 2:3 के रेशियो में है। स्कीम ए में ब्याज की दर कितनी है भाइयों, 16% पर एनम, और स्कीम सी में 31% पर एनम। तो कोई मुझे इस क्लास में बता सकता है कि दोनों स्कीम से मिलाकर, यानी कि ए प्लस सी से मिलाकर उसे 1 साल में कितने % ब्याज मिलता है, निकल जाएगा ना। स्कीम ए सी में पैसा इन्वेस्ट किया 2:3 के रेशियो में, 16%, 31%, तो स्कीम ए और सी में मिलाकर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, यहां ब्याज मिलेगा 2 का 16% यानी कि 32, यहां मिलेगा 3 का 31% यानी कि 93। तो 32 + 93 हो गया
25%, 125% ब्याज मिला। कितनी इन्वेस्टमेंट पर? 2 + 3 5 पर, यानी कि 25% पर एनम आ गया। देखो कितना आसान डेटा है, समझ में आया प्यारे बच्चों? मेरी नजर क्लियर है, मुझे निकालना है बैंक बी में इन्वेस्टेड अमाउंट, ये निकालना है ना भाई। अब बताओ, स्कीम ए और सी में मिलाकर आदमी को एक साल में ब्याज मिलता है मेरे भाई 25% पर एनम। स्कीम बी में एक साल में ब्याज मिलता है 19% पर एनम। तो यहां क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? फिर यहां क्या आना चाहिए बताओ? यहां ए प्लस सी और बी, यानी कि यहां आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब तीनों स्कीम में मिलाकर आदमी को ओवरऑल एक साल में कितने % ब्याज मिला। और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाते तो सीधा किसका रेशियो आता है? प्रिंसिपल का। समझा? ये आगे सवाल परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी हो सकता है और ये एलिगेशन से भी हो सकता है। बताओ, स्कीम ए प्लस सी में एक साल में ब्याज है 25% ए प्लस सी में मिलाकर, बी में 19%। तो यहां क्या आता है? प्लस। प्लस का मतलब ए प्लस सी प्लस बी, यानी कि तीनों स्कीम में मिलाकर, तीनों स्कीम में मिलाकर आदमी को एक साल में कितने % ब्याज मिला? दिया नहीं है, निकाल तो सकते हो, है कि नहीं? आप बताओ, अगर 90,000 रुपए 1.5 लाख बन गए, 90,000 रुपए 1.5 लाख रुपए बन गए हैं सचिन, कितने साल में? 90,000 रुपए आपके 1.5 लाख रुपए बन गए 3 साल में। तो आपको ब्याज कितना? 1,50,300 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज मिले यहां पे 60,300 रुपए का ब्याज मिला है 3 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला? 20,100 रुपए। कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 90,000 रुपए के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ओवरऑल ब्याज की दर आ गई। तीनों स्कीमें मिलाकर एक साल में आपको इतने % ब्याज मिलता है। 20 20 20 20 खत्म, 201/9, 3 से चला जाएगा, 3 × 18, 3 × 7 21 और 3 × 9, 67/3%। तो मैंने निकाला तीनों स्कीमें मिलाकर ओवरऑल एक साल में इंटरेस्ट मिलता है 67/3%। ये बच्चे एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा आ जाएगा कि स्कीम ए प्लस सी में और बी में पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, बताइए। एलिगेशन लगाने के लिए पहले यहां बटे 3 आ रहा है, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो फिर घटाओ। लेकिन ये चीज आप दिमाग में कर सकते हो, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19 × 57, ये क्या आ जाएगा? 67। 57 और 67 का डिफरेंस 10। यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 × 75 और ये 60, 75 और 67 का डिफरेंस 8। तो ये आ गया रेशियो, किससे कट गए? 2 से, यानी कि 5:4। तो स्कीम ए प्लस सी में और बी में पैसा इन्वेस्ट किया 5:4 के अनुपात में। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है? ए प्लस सी और बी में मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट किया 9। 9 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 9 की वैल्यू 90,000 रुपए है, तो आपने स्कीम बी में इन्वेस्ट किया 4। 9 की वैल्यू 90,000, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 40,000। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर आ गया। बताओ, आसान सवाल है कि नहीं? है ना? तो यहां देखिए मैंने क्यों लिया, यहां इस सवाल में आपको पहले ये भी लगाना पड़ रहा है ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, है ना बच्चों, और फिर आगे एलिगेशन भी लगाना पड़ रहा है। तो 2 स्टेप सवाल है ये, समझे ना बच्चों? एक लेवल आगे बढ़ गए ना हम लोग, कहीं से मुश्किल नहीं है। इसका बहुत हल्का सवाल एसएससी में आ रखा, मैंने वो नहीं डाला सीट में, ठीक है ना? ये बैंकिंग का सवाल है, समझे बच्चों? हां, आपसे जैसे ही पूछ सकता है कि बताओ स्कीम ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। 4 की वैल्यू 40,000, तो 5 की वैल्यू 50,000, यानी कि स्कीम ए प्लस सी में मिलाकर इन्वेस्टमेंट किया है 50,000। 50,000 को 2:3 में बांट दो, 20,000 ए में, सी में 30,000। कुछ था ही नहीं, यानी कि कुछ भी आप निकाल सकते हो, समझे ना? चले आगे चलते हैं, अगला सवाल है बताएंगे। सवाल नंबर 166 करिए। 60,300 कैसे आया? अच्छा जी, 90,000 रुपए का प्रिंसिपल 1,50,300 अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाया, 1,50,300 में से 90,000 रुपए घटाया है, ब्याज है 60,300 रुपए 3 साल में। ठीक है बच्चे, चलिए करेंगे सवाल नंबर 166। इसी टाइप का एक और सवाल,
सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल है। ये सवाल आया है एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है बच्चों, बताओ है मेरे भाई, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल अमाउंट ऑफ 15 लाख, एक आदमी ने कुल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, करन दो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट। ए पार्ट ऑफ इट वॉज इन्वेस्टेड इन ए फिक्स डिपॉजिट अर्निंग 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने कुल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 15 लाख रुपए का एक हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया एफडी में, फिक्स डिपॉजिट जिसे बोलते हैं ना, एफडी में। एफडी में ब्याज की दर है 6% पर एनम। remaining amount was invested in two other deposits in the ratio 2:1। जो remaining amount है वो उसने दो हिस्सों में इन्वेस्ट किया है, 2:1 के रेशियो में। अर्निंग एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, जहां उसे 4% और 3% का सालाना ब्याज मिलता है। ठीक है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट इनकम इज 76,000 रुपीज। ये क्या बात बोला है, सवाल में बोला है इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इनकम इज 76,000 रुपीज। एनुअल का मतलब हो गया एक साल, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इनका मतलब कमाई, यानी कि एक साल में ब्याज से कुल कमाई 76,000 रुपए। इसका मतलब एक साल में जो उसने कुल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, उस 15 लाख रुपए पर वो 76,000 आदमी क्या कमा ले रहा है, ब्याज कमा ले रहा है ना। एफडी वेफडी कर रहा भी ब्याज कमाएगा आदमी। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा है अमाउंट बताओ कितने लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया है एफडी में। एफडी में उसने कितने लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 15 लाख रुपए में से। ठीक है बच्चे, सेम पिछले सवाल की तरह बन गया ना। एक आदमी के पास 15 लाख रुपए, इसने इसके दो हिस्से करे, एक तो उसने एफडी में जमा करा और जो है रिमेनिंग उसने अदर दो डिपॉजिट में जमा करा है। ठीक है बच्चों, एफडी में ब्याज की दर कितनी मिल रही है, 6% पर एनम। अगर मुझे यह पता लग जाए कि बाकी जो उसने पैसा जमा किया है दो अलग अलग डिपॉजिट में, उसमें ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व। 15 लाख का एक पार्ट इन्वेस्ट किया एफडी में, रिमेनिंग अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया दो अदर डिपॉजिट में। किस रेशियो में, दो रेशियो एक के अनुपात में उसने रिमेनिंग जो है पार्ट इन्वेस्ट किया एफडी के अलावा, जहां ब्याज की दर है कितना, अर्निंग एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4% एंड 3% पर एनम रेस्पेक्टिवली। तो मुझे बताओ कि ये इस रिमेनिंग पार्ट पे जिसने दो अलग अलग डिपॉजिट में पैसा जमा किया है, ओवरऑल एक साल में कितना ब्याज कमाएगा, निकाल लेंगे ओवरऑल रेट। ये मैं सिखा चुका हूं आपको, बहुत इजी डाटा है। यहां वेटेड एवरेज, यहां कितना ब्याज मिलेगा, 2 का 4% 8 और यहां 1 का 3% 3, तो 8 + 3 11%, आउट ऑफ टोटल 2 + 1 3 ही आ गया। तो ओवरऑल एक साल में रिमेनिंग डिपॉजिट पे कितना ब्याज मिलता है, 11/3%। भाई आदमी ने पैसा जमा किया कुछ एफडी में कुछ बाकी डिपॉजिट में, तो कुल मिला के सारे इन्वेस्टमेंट पर कितना ब्याज मिलता है एक साल में, परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। कुल इन्वेस्टमेंट कितना है सचिन, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर एक साल का ब्याज है 76,000। 76,000 को भी लाख में बोलो, 1 लाख मतलब होता है हजार के 100 नोट। 76,000 का मतलब है 76,000 को आप 1 लाख से भाग कर देंगे 0.76 लाख, ऐसे कह सकता हूं ना, 76,000 को 0.76 लाख। तो 15 लाख रुपए के कुल इन्वेस्टमेंट पर एक साल में ब्याज मिला 0.76 लाख। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। और जब आप ये करोगे तो 2 जीरो से आपका ये डेसिमल कट ही जाएगा। तो ओवरऑल ब्याज की दर आ गई प्यारे बच्चों 76/15% पर एनम। और लगा दीजिए एलिगेशन, क्या आ जाएगा, एफडी और रिमेनिंग दो डिपॉजिट में पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, खत्म सवाल, कुछ है ही नहीं ना। चलिए, तो जो सवाल देखने में टफ लग रहा है जरूरी नहीं कि वो करने में मुश्किल हो। एलिगेशन को आसान करने के लिए जैसे आप 3/3 भी करना है या 15 भी करना है, तो पहले आप क्या करो, पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 15 से गुणा कर लो, जिससे कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी आसान। तो 15 छिक्का 90, यहां 15 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, लेकिन 11 पंजे 55। यहां 76/15 को 15 से गुणा करेंगे 76% लगाइए। 76 में से 55 घटाऊंगा तो 21, और 90 में से 76 घटाएंगे 14, किससे कट गया, 7 से। 7 × 21, 7 दूनी, ये आ गया रेशियो।
यानी कि आदमी ने एफडी और रिमेनिंग डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट किया, 3-2 के रेशियो पूछा है। फिक्स डिपॉजिट में लगाएगी रकम कितनी है, तो फिक्स डिपॉजिट में टोटल तो उसने इन्वेस्ट किया 15 लाख, 15 लाख रुपए में से एफडी में इन्वेस्ट किया है 3 यूनिट, आउट ऑफ टोटल कितना 3 + 2 5, तो 15 का 3/5 आ गया जी 9 लाख रुपए। कितना आ गया 9 लाख रुपए उसने एफडी में डिपॉजिट किया। डी ऑप्शन कर लोगे, समझे ना मेरे भाई। ये भी पिछले सवाल की तरह है, पिछले सवाल में आपको ये यहां पे थोड़ा मेहनत करके निकालना पड़ा, 1 साल का ब्याज यहां डायरेक्ट दिया हुआ था, तो घबराना थोड़ा ना, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 167, आखिरी सवाल इस टाइप का, बताइए। ठीक है, नीतू के पास 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। कितने रुपए नीतू के पास 20,000 रुपए। इसमें से वह बैंक ए में 5.5% पर 8,000 रुपए, बैंक बी में 5.6% पर 5,000 रुपए और बैंक सी में शेष राशि x% पर निवेश करती। ठीक है, 3 हिस्सों में पैसा जमा करा, प्रत्येक दर प्रतिवर्ष सिंपल इंटरेस्ट है। ये हर स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसने 3 बैंकों में क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। इन इन्वेस्टमेंट से उसकी संयुक्त वार्षिक ब्याज आय प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है। क्या आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम, यानी कि 1 साल में उसको मिलने वाला कुल ब्याज, ब्याज की कमाई, 1 साल में मिलने वाली उसको कुल ब्याज की जो इनकम है, यानी कि जो ब्याज है, वो इन इन्वेस्टमेंट की कैपिटल का 5% है। जो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया तीनों बैंकों में 20,000 रुपए, उसका कितना है 5%। सवाल है, इफ शी हैड इन्वेस्टेड हर एंटायर कैपिटल इन बैंक सी अलोन, अगर उसने अपना सारा पैसा केवल बैंक सी में ही अकेले इन्वेस्ट किया होता, देन हर एनुअल इंटरेस्ट इनकम इन रुपी वुड हैड बीन, तो उसकी वार्षिक इंटरेस्ट एनुअल इनकम क्या होती है, 1 साल में उसे कितने रुपए का ब्याज मिलता। यही सवाल है, बताओ। वैसे तो इस सवाल का डेटा बहुत आसान है, आप बेसिक भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर डेटा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, तो क्या मेथड लगता है ना। यहां तो आसान है। देखिए, नीतू ने 3 बैंकों में पैसा इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपए, ये इन्वेस्ट किया ना, 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया 3 बैंकों में ए बी सी में। हमें तो ये चाहिए नहीं कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया, हमें क्या चाहिए, रेशियो, तो रेशियो ले लेते हैं। बैंक ए में 8,000 रुपए, बैंक बी में 5,000 रुपए, बैंक ए में 8,000 रुपए, बैंक बी में 5,000 रुपए, तो बचा कितना बैंक सी में 7,000, 8 5 13 और 7 हो गया ना, 20,000 रुपए था। बैंक ए में 8,000 रुपए, बैंक बी में 5,000 रुपए, तो बैंक सी में 7,000 रुपए हो गया। 8 5 13 7 20,000 है, तो मैं जब रेशियो लूंगा तो 3 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। तो 3 बैंकों में इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। बैंक ए में ब्याज कितना मिल रहा है 5.5%, बैंक बी में है 5.6%। हमें नहीं पता कि बैंक सी में ब्याज की दर क्या है, बैंक सी में ब्याज की दर क्या बोली, x% पर एनम। लेकिन ओवरऑल जब बात करें तीनों बैंकों से मिलाकर, क्या बोला है, हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम, कंबाइंड मतलब A + B + C, तीनों बैंकों से मिलने वाला 1 साल में ब्याज कितना है, कैपिटल का 5%। तो 1 साल में ओवरऑल कितना ब्याज मिला उसे 5%। तो क्या आप ये पता नहीं लगा सकते कि बैंक सी में ब्याज की दर क्या रही होगी? कैसे निकलेगा, रिवर्स डेविएशन से। क्या मेथड है, रिवर्स डेविएशन। बेसिक से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये है रिवर्स डेविएशन। अब बताओ, अगर ओवरऑल ब्याज की दर 5% है, तो बैंक ए में भी 5% होना चाहिए, बैंक बी में भी 5% और बैंक सी में भी 5%। लेकिन बैंक ए में कितना ब्याज है 5.5, 5 से 5.5 कितना ज्यादा है 0.5% ज्यादा। 8 का 0.5% कितना हो गया 4% ज्यादा, 5% है 5.6 है, कितना ज्यादा है 0.6%। तो 5 का 0.6% कितना आ गया 3, तो 4 और ये 3 7% एक्स्ट्रा है, 7% एक्स्ट्रा है, तो यहां बैलेंस करने के लिए 7% क्या कर देंगे कम। कितनी इन्वेस्टमेंट पर 7 पर बटे 7, 7/7 1 हो गया, यानी कि 5 - 1। तो बैंक सी में ब्याज की दर है 4% पर एनम। टफ डाटा होता तो यही तरीका आसान पड़ता है ना बच्चे।
आप बताओ प्यारे बच्चों। लेकिन सवाल में केवल इतना नहीं पूछा, अगर उसने सारा अपना कैपिटल बैंक सी में अकेले इन्वेस्ट किया होता तो एनुअल इंटरेस्ट इनकम क्या होता। सारा कैपिटल है 20,000, अगर सारा का सारा 20,000 रुपए बैंक सी में इन्वेस्ट करता तो बैंक सी देता 4% ब्याज, तो एक साल में कितना ब्याज मिल जाता, 20,000 का 4%, 800 रुपए आंसर है। आसान सवाल था ना, कर लेंगे। चलिए आगे चले, अगला टाइप है प्यारे बच्चों, करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, अब देखो वैसे तो सवाल यही है पर यहां थोड़ा टफ करेंगे, थोड़ा लैंग्वेज को भी डेटा को भी। आइए सवाल नंबर है 168। ये सवाल आया है CGL 2024 प्री के पेपर में। Aman invested a sum of money in scheme A at 8% per annum for a period of 5 years on simple interest. He invested 4 times of this sum of scheme A in scheme B at the rate of 5% per annum for 7 years simple interest. Okay. He received total interest amount of 1620 रुपए। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट मिला है उसे 1620 रुपए। पूछा है हाउ मच डिड ही इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। सब कुछ समझ में आया। देखो जब उसे ब्याज ही 1620 रुपए मिल गया है, चलो एक बार बताते हैं, ध्यान से सुनेगा। अमन ने 2 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, स्कीम ए और स्कीम बी में। यही प्यारे बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 2 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया अमन ने, स्कीम ए और स्कीम बी में। इंपॉर्टेंट बात यह है, सवाल में बोला है ही इन्वेस्ट 4 टाइम ऑफ द सम ऑफ स्कीम ए इन स्कीम बी। स्कीम बी में उसने स्कीम ए से 4 गुना पैसा इन्वेस्ट किया है ना, बोला है ना। ही इन्वेस्टेड 4 टाइम ऑफ सम ऑफ स्कीम ए इन स्कीम बी। स्कीम बी में उसने स्कीम ए से 4 गुना इन्वेस्ट किया, यानी कि स्कीम में 1 इन्वेस्ट किया तो स्कीम बी में इन्वेस्ट किया उसने 4, 1:4 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। रेशियो बता दिया। ये सवाल पिछले सवालों से अलग क्यों है। स्कीम ए में पैसा इन्वेस्ट करता है 8% पर एनम की दर से, लेकिन कितने वर्षों के लिए, 5 साल के लिए। स्कीम बी में पैसा इन्वेस्ट किया करता है 5% पर एनम की दर से 7 साल के सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है ना बच्चों। तो दोनों में ब्याज की दर भी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। हमें दे रखा है कि कुल ब्याज उसे मिला 1620 रुपए, है ना, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट यहां पे दिया 1620 रुपए, ये टोटल इंटरेस्ट है, लेकिन समय तो अलग अलग है ना दोनों स्कीम में, 5 साल 7 साल। तो ओवरऑल ब्याज की दर निकालने का यहां कोई फायदा नहीं है। तो हम ऐसे सवालों को क्या करते हैं, यूनिट में सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, रेशियो में। ध्यान से सुनिएगा। स्कीम ए और बी में इन्वेस्ट किया उसने पैसा 1:4 के रेशियो में। सब बच्चे गौर से सुनेगा कि मैं कैसे करना सिखाऊंगा सवालों को। मुझे यहां निकालना है कि ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला। स्कीम ए में 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, स्कीम बी में 7 साल के लिए, कुल कितने ब्याज मिला। ठीक है बच्चों। तो मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना आसान होता है अगर 2 जीरो एंड में लगे हो, किसी संख्या के एंड में 2 जीरो लगे हैं तो परसेंटेज निकालना आसान होता है, इजी वाली। तो मैंने मान लिया स्कीम ए में पैसा इन्वेस्ट किया 100 यूनिट, स्कीम बी में पैसा इन्वेस्ट किया है 400 यूनिट। ठीक बच्चों, स्कीम ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया 100 यूनिट, स्कीम बी में 400 यूनिट। आप बताइए स्कीम ए में पैसा इन्वेस्ट किया 8% पर एनम की दर से 5 साल के लिए, तो स्कीम ए में कितना ब्याज होगा, 1 साल में 8%, तो 5 साल में कितना ब्याज होगा स्कीम ए में 40%। तो 100 का 40% स्कीम ए में कितना ब्याज मिलेगा 40, बोलो 40 यूनिट ब्याज मिलेगा कि नहीं स्कीम ए में। स्कीम बी में पैसा इन्वेस्ट किया 5% ब्याज की दर से 7 साल के लिए, 1 साल में 5%, तो 7 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा 35%। तो यहां कितना ब्याज मिलेगा स्कीम बी में 400 का 35%। 400 का 35% क्या आएगा, 35 चौका 140। तो कुल मिला के दोनों स्कीम ए और बी से मिलाकर कितना ब्याज मिला 40 + 140 यानी कि 180 यूनिट, जबकि साल के साथ ब्याज कुल मिला कितना है 1620 रुपए। बताओ कितने गुना, 18 निम्न 162 यानी कि 9 गुना है। ये 9 गुना हो रहा है कि नहीं। अगर ये 9 गुना हो रहा है तो स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 400 यूनिट, तो 400 यूनिट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 9 गुना यानी कि 36 रुपए। आंसर, कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे।
क्योंकि समय अलग अलग है तो यहां आप एक साल का रेट मत निकालो, क्योंकि 1620 रुपए ब्याज जो है स्कीम ए के 5 साल का, स्कीम बी के 7 साल का है। एक साल का ब्याज थोड़ा ना निकालोगे यहां से, तो आप क्या निकालो, टोटल ब्याज। ठीक है, कि दोनों स्कीम से मिलाकर टोटल कितना ब्याज मिला, कर लोगे प्यारे बच्चों, समझ में आया ना। समय सेम होता तो ये आसान हो जाता। ये देखेंगे सवाल नंबर 169। ये सवाल आया है सेम टू सेम एमटीएस 2025 के पेपर में। A sum is divided into 3 parts in the ratio 3:4:5। एक धनराशि को 3 हिस्सों में 3, 4, 5 के रेशियो में डिवाइड किया गया एक धनराशि को। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया 6% पर एनम की दर से 2 साल के लिए। सेकंड आपने इन्वेस्ट किया 8% पर एनम की दर से 3 साल के लिए, और थर्ड इन्वेस्ट किया है 10% पर एनम की दर से 4 साल के लिए। कोई दिक्कत? टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है तीनों पार्ट्स पे वो है 8300 रुपए। बोला है टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दी 3 पार्ट्स आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड इज 8300। क्योंकि तीनों जो पैसा इन्वेस्ट किया गया अलग अलग समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तो तीनों का समय एंड होने के बाद जो टोटल ब्याज है वो कुल कितना है, 8300 रुपए। तो निवेश की कुल राशि ज्ञात कीजिए, बताइए। वैसे तो दिख भी रहा है कि 3 + 4 7 5 12, तो 12 से कटने वाला नंबर हो सकता है, ये भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, कर लेते हैं। तो एक आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया ना 3 4 5 के अनुपात में 3 भाग में, अलग अलग समय है। तो मैं क्या करता हूं, 2 जीरो बढ़ा लेता हूं प्यारे बच्चों, इससे क्या परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। हमें मान लेते हैं कि एक आदमी ने पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया 300 यूनिट, दूसरा 400 यूनिट और तीसरा 500 यूनिट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 300 400 700 500 1200 आ गया। कोई दिक्कत? पहला हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया फर्स्ट पार्ट 6% पर एनम की दर से 2 साल के लिए। अब बताओ, अगर ब्याज की दर 1 साल में 6% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए, 12%। तो 300 का 12% कितना आ जाएगा, 36 यूनिट ब्याज हो गया। पहली स्कीम में कितना ब्याज मिला, 36 यूनिट। दूसरी स्कीम में 8% पर एनम की दर से 3 साल के लिए। 1 साल में बच्चों 8%, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 24%। तो 400 का 24% कितना आ गया, 96 यूनिट ब्याज मिलना चाहिए दूसरी स्कीम में। तीसरी स्कीम में 10% की दर से 4 साल के लिए, 1 साल में 10%, तो 4 साल में 40%। तो यहां ब्याज मिलना चाहिए 500 का 40%, यानी कि 200 यूनिट। तो तीनों स्कीम से मिलाकर आदमी को कितना ब्याज मिला प्यारे बच्चों, ये इंटरेस्ट मिला है तीनों स्कीम से मिलाकर टोटल ब्याज। जोड़ लो, कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, जोड़ के बताइए। 96 + 36 आ गया भैया आपका कितना, 132, 132 और 200 332 यूनिट टोटल ब्याज मिला। जबकि टोटल ब्याज मिला कितना है, 8300 रुपए। बताओ कितने गुना हो गया जी ये, मेरे भाई बताओ कितने गुना हो रहा है। 332 से 8300 कितनी बार जाएगा, उल्टा ज्यादा इजी कट रहा, 83 से 332 4 बार, 320 और 12। ठीक है ना। और 4 से फिर आपका 125 बार, यानी कि 25 गुना हो रहा है। अगर ये 25 गुना हो रहा है तो निवेश की कुल राशि भी क्या होगी, 1200 का 25 गुना माने, यानी कि 30,000 रुपए। खत्म। मस्त है, समझ में आना मेरे भाई। चले आगे चलते, ये बताओ। सवाल आया सीएचएसएल 2025 के प्री में, देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। A man lends out a sum of money by putting 40% of it at 7.5% per annum simple interest and the remaining 60% at 11.25% per annum simple interest. After 2.5 years, his total interest income is 6825 rupee. What was the original sum he lent? What was the original sum he lent? बताइए प्यारे बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने, कौन करेगा।
समझ में आया है? देखिए, एक आदमी कुछ पैसे उधार देता है, एक आदमी ने कुछ पैसे उधार दिए, ठीक है। 40% उसने उधार दिया 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट पर, और बाकी 60% उसने उधार दिया 11.2% के सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है बच्चों, एक आदमी ने कुछ पैसा उधार दिया 2 हिस्से करके। 2.5 साल के बाद उसकी कुल ब्याज की आय है 6825 रुपए, यानी कि 2.5 साल में आदमी को कुल ब्याज मिला है 6825 रुपए। तो आपसे पूछा उसने कितना पैसा इन्वेस्ट कि कितना पैसा उधार दिया था, समझे? व्हाट वाज द ओरिजिनल सम ही लेंट, कितना पैसा उधार दिया था। यह सवाल मूल रूप से आसान हो गया कि एक आदमी ने 2 हिस्सों में पैसा उधार दिया है, लेकिन सेम टाइम 2.5 साल के लिए, है कि नहीं प्यारे बच्चों? यह सवाल आसान हो गया। एक आदमी के पास कुछ पैसा, उसने इसके 2 हिस्से करे। कितने हिस्से करे? 2 हिस्से करे। 2 हिस्से उसने करे हैं, लेकिन उसने पैसा उधार दिया है प्यारे बच्चों यहां पर सेम टाइम के लिए, 2.5 साल के लिए। 2.5 साल में ब्याज है 6825 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा प्यारे बच्चों? 6825 बटे 2.5, 1 साल का ब्याज आ गया। 1 साल का ब्याज आएगा। तो आप भी ये निकाल लो कि आदमी को 1 साल में कितना ब्याज मिलता है। यहां मुझे करना है 40%, यहां मुझे करना है 60%। तो 40% 60% आसानी से ऊपर। मैंने क्या मान लिया? 100। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने 100 यूनिट उधार दिया था। कितना उधार दिया था? 100। तो बताओ 100 का 40% कितना होता है? 40 पे ब्याज मिलेगा 7.5%। 40 का 7.5% कितना आता है प्यारे बच्चों? 40 का 7.5% आ जाएगा 3। 40 का 7.5% कितना आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत? 7.5% 3 बटे 40 होता है। यहां बाकी 60%, भाई 100 का 60% कितना होता है? 60। 60 पे ब्याज मिलेगा 11.25%। बताओ 60 का 11.25% क्या ब्याज हो गया? 60 का 11.25% कितना ब्याज हो गया प्यारे बच्चों? 60 का 11.25% आप करोगे तो पहले 60 का 11% करेंगे 6.6। फिर 60 का 1% क्या होता है? 6। 60 का 1% सॉरी 0.6। देखो पहले 60 का 11% करा आपने 6.6। अब मुझे क्या करना है? 60 का 0.25%। तो 60 का 0.25%, 0.25 का मतलब 1/4 हो गया ना। 0.25 क्या होता है? 1/4 यानी कि 15% हो गया। 15% यानी कि 0.15। कितना आ गया? 0.15। तो ऐसे आप सोचा करो प्यारे बच्चों। सीधी गुणा भी कर सकते हैं कि 60 की 11.25 में गुणा कर लेंगे 6600 और 150 है भी, और फिर बटे 100 भी कर देंगे। ये आ गया 6.6 और 0.15 कितना आ गया? 6.7। ये ब्याज मिल गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हमने कुछ नहीं किया। ये 60 का 11.25% निकाला। पहले 60 का 11% निकाला 6.6, फिर 60 का 0.25% निकाला 0.15। तो ये ब्याज मिला कितना आदमी को? 6.75। ये ब्याज है पर एनम, प्रति वर्ष। तो आदमी को 1 साल में कितना ब्याज मिला? 9 ये एक आदमी को 1 साल में 9.75 ब्याज मिला, जबकि 1 साल में ब्याज मिला कितना उसे? 2.5 साल में मिला 6825 रुपए। तो 1 साल का ब्याज आएगा 6825 बटे 2.5। ये 1 साल का ब्याज आ गया। कोई दिक्कत बताइए प्यारे बच्चों? कितना 1 साल का ब्याज? ये 0। तो 25 से प्यारे दोस्तों जाना चाहिए कितनी बार जाएगा? अगर इसको मान लीजिए 25 से काट भी लें, 25 दूनी 50 और 18, 25 सत्ते 175 और 25 तिया 175, 2730 रुपए। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद 25 दूनी 50 बच गया 18 122, 25 सत्ते 175 बच गया 7 5, 25 तिया 75। इतनी आसान कैलकुलेशन है। तो 1 साल का ब्याज आ गया 2730 रुपए। ये निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो दिया था 2.5 साल के ब्याज की इनकम 6825 रुपए, 2.5 से भाग करके आ गया 1 साल का ब्याज। 1 साल में कुल कितना ब्याज मिला? अलग अलग हिस्से पे ब्याज की तरह अलग अलग परसेंट है। तो मैंने 1 साल का ब्याज निकाला 9.75। 9.75 की वैल्यू 2730 है। तो आपसे क्या पूछा है? 100% की वैल्यू पूछी। इतना ही सवाल है ना बच्चों? बताओ।
9.75 की वैल्यू दी है भैया, और आपसे क्या पूछे सचिन? 100 की वैल्यू पूछी है। यही सवाल है, बताओ बच्चों। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगर 9.75 का 10 गुना करा जाए तो कितना आएगा? अगर 9.75 का 10 गुना करा जाए तो आएगा 97.5, लेकिन ये क्या है 100, तो यहां भी 2730 का 10 गुना यानी कि 27,300 से ज्यादा आना चाहिए। 27,300 से ज्यादा आएगा प्यारे बच्चों, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। ये भी काफी करीब है, यानी कि आंसर या तो बी होगा या 9.75 अगर 2730 रुपए मैंने 10 गुना कर दिया 97.5 आएगा। कमी किसकी रहेगी? 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट यानी कि इसका लगभग बटे 4, इसका बटे 4 क्या आएगा? इसका बटे 4 क्या आएगा? लगभग कितना? 700 रुपए। तो 27,300 में 700 रुपए जोड़ू तो अप्रोक्स क्या आएगा? नहीं समझे आप लोग? ये बेटा जब तक आप गधों की तरह कैलकुलेशन करोगे पागल बनते रहोगे। दिमाग लगाना है कि कैसे इसकी अप्रोक्स कैलकुलेशन की जाए, क्योंकि ऑप्शन में काफी फर्क है। ये 9.75 की वैल्यू है 2730 रुपए, तो 10 से गुणा कर दे। तो मुझे बता 97.5 यूनिट कितना आ गया? 97.5 यूनिट आ गया 27,300। 25 आंसर नहीं हो सकता, ये भी बहुत करीब आंसर नहीं हो सकता। बचा कितना? 2.5 यूनिट। अगर मैं इसको जोड़ दूं पूरा 100 यूनिट हो गया। 2.5 यूनिट कैसे आएगा? ये 9.75 यानी कि लगभग 10, 10 को 4 से भाग करेगा 2.5, इसको 4 से भाग करेगा लगभग कितना आएगा? 700 रुपए के करीब। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो जोड़ने पर किसके करीब बनना है? 28,000। समझे ना प्यारे बच्चों? इसलिए आंसर क्या हुआ? बी। ऐसे सोचा जाता है, ठीक है ना दोस्त? चले, पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके। ये बताइए करेंगे। अगला सवाल है सही, सवाल नंबर 171 करो। सारा इन्वेस्टेड अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम एम एन एंड ओ एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, 12% पर एनम एंड 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली। सारा ने 3 अलग अलग स्कीम एम एन और ओ में पैसा इन्वेस्ट किया अलग अलग ब्याज की दर से, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट एक्रूड इन 1 ईयर वॉज 2282 रुपए, एक साल में कुल ब्याज है 2282 रुपए एक साल में, ये ना बच्चे। अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ओ वॉज 180% of the amount invested in scheme M and 250% of the amount invested in scheme N। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपसे पूछा व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एन, स्कीम एन में इन्वेस्ट की गई राशि क्या थी? बहुत बढ़िया। सारा ने 3 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन अच्छी बात है कि तीनों स्कीम में पैसा सेम टाइम एक साल के लिए इन्वेस्ट किया और एक साल का ब्याज है 2282 रुपए। बताइए कैसे करेंगे? क्या हुआ? चलो, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सारा ने तीनों स्कीम एम एन और ओ में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किस रेशियो में किया, ये नहीं पता ना। वो रेशियो नहीं दिया, यहां बता रखा परसेंटेज में कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है स्कीम ओ में वो स्कीम एक एम का 180% है। लास्ट की लाइन पढ़ो कि सारा ने तीनों स्कीम में पैसा किस अनुपात में इन्वेस्ट किया। भाई ब्याज की दर तो अलग अलग है, लेकिन पता होना चाहिए कि पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया। क्या बोला है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ओ वॉज 180% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एम। अगर स्कीम एम में 100 इन्वेस्ट किया गया है तो स्कीम ओ में 100 का 180% यानी कि कितना इन्वेस्ट किया गया? 180, ये कहा गया है। एंड 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एन। ये किसके बारे में बोला गया है? स्कीम ओ के बारे में बोला गया कि स्कीम ओ में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो स्कीम एम का 180% है और स्कीम ओ में जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो स्कीम एन का 250% है। दो बातें, दोनों ही बातें किसके बारे में बोलेंगे? स्कीम ओ के लिए। स्कीम अच्छे से पढ़ो। अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ओ वॉज 180% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एम एंड 250% of amount invested in scheme N।
स्कीम ओ में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो स्कीम एम का 180% और स्कीम एन का 250%। 250% का मतलब अगर स्कीम एन में 100 इन्वेस्ट किया गया तो ओ में कितना इन्वेस्ट किया है 100 का 250%। 250 यहां कम ज्यादा तो है नहीं, है ना। तो हम क्या ले लेते हैं यहां से रेशियो 20 पंजे 100 और 20 से 180 9 बार 5 रेशियो 9। यहां बताओ ये किससे जाएगा 50 से, ये 100 2 बार और ये 250 5 बार। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि तीनों स्कीम में पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, निकल जाएगा ना। बताओ किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। देखो दो अलग अलग रेशियो यहां स्कीम ओ में यहां 9 है या 5 है, गलत बात है। तो 9 और 5 को इक्वल कर लेते हैं, कितना 45 45 ऊपर 5 से गुणा और नीचे 9 से गुणा आ जाएगा ना, इक्वल कर लेते हैं। तो 5 25 25, एन का आ गया 9 दूनी और स्कीम ओ का आ गया 9 पंजे 45। तो तीनों स्कीम में पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। यहां तो कोई समस्या नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर, आप बताओ हमें ये दे रखा है, हाँ 45 25 18 45 आ गया। हमें सवाल में दे रखा है एक साल का कुल ब्याज है 2200, तो आप भी निकाल लो। एक साल का ब्याज है तो आप एक साल का ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो कि तीनों स्कीम में मिलाकर एक साल में कितना ब्याज मिला। भाई स्कीम एम में ब्याज आपने पैसे इन्वेस्ट किया 10% और एम में 12% पर एनम और स्कीम ओ में 15% पर एनम की दर से इन्वेस्ट किया। यही तो है ना बच्चे, कोई तकलीफ। तो मुझे बताओ एक साल में आपको ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा, एक साल में ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये 25 का 10% 250, 18 का 12% 216, 45 का 15% कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 675। 250 और 216, 250 और 216 कितना आ गया प्यारे बच्चों 250 प्लस 216 हो जाएगा आपका 466 और 45 गुणा 15 यानी कि 675। ठीक है बच्चे, बताओ जोड़ के कितना आ गया 1050 से 9 कम आएगा 1041%। कितना आएगा 1041 नहीं 1141, कितना आएगा सॉरी ये 1141 आएगा ना। 25 का 10% प्लस 18 का 12% प्लस 45 का 15% ऐड करके आया 1141%। यही ना बच्चों, कितने की इन्वेस्टमेंट पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 25 और 15, 25 प्लस 15 कितना आ गया 25 45 हो गया आपका 70, 70 और 18 88। ये ओवरऑल ब्याज की दर आ गई, जबकि एक साल का ब्याज कितना है 2282 रुपए। ये इक्वल कर दिया मैंने यहां से, ठीक है। तो 1141 से 2282 कितनी बार चला गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 176। 100% कितना आ जाएगा 100% 17,600। अच्छा इसमें स्कीम एन के बारे में पूछा है भाई, चलिए फिर मैंने गलत तरीका पढ़ा दिया आपको। अगर आपसे पूछा होता कि टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया तो आप निकाल लेते 100% की वैल्यू, क्या आंसर आ जाता 17,600 आ गया कुल इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस साल में ये पूछा नहीं, पूछा क्या स्कीम एन में इन्वेस्ट की राशि। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको कुल इन्वेस्टमेंट तो निकालना ही नहीं है। अगर मान लीजिए कुल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए कहता तो ये आंसर आ जाता 17,600 रुपए। लेकिन आपसे पूछा केवल स्कीम एन में इन्वेस्ट की राशि, हालांकि स्कीम एन में कितना पैसा इन्वेस्ट किया 18 यूनिट, 18 का मल्टीपल दिखना चाहिए, एक ही ऑप्शन है सी। हमें केवल स्कीम एन में पैसा इन्वेस्टेड निकालना है, कितना है तो बेटा परसेंटेज तो निकालना पड़ेगा। तो क्या करूं यहां पे 2 2 जीरो बढ़ा लो। अगर आप 2 2 जीरो बढ़ा लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। स्कीम एन में मान लो 25 से इन्वेस्ट किया गया, स्कीम एन में 1800 यूनिट, स्कीम ओ में 45 यूनिट। तो आप बताओ यहां कितना ब्याज मिलेगा स्कीम एम में 2500 का 10% यानी कि 250। यहां कितना ब्याज मिलेगा प्यारे बच्चों स्कीम एन में 12%, 1800 का 12% यानी कि 216। स्कीम ओ में कितना ब्याज मिलेगा 15%, 4500 का 15%, देखो 4000 का 15% 600, 500 का 15% 75 यानी कि 675 यूनिट। तो मुझे बताओ तीनों से ही आपको कुल मिला के ब्याज कितना मिला है, ये वही आ जाएगा सेम 1141। इसी की वैल्यू साल में कितनी दी है 8200
2282 रुपए। कितने गुना? 2 गुना। अगर ये 2 गुना हो रहा है डायरेक्ट, तो जो मर्जी आए, 2500 का 2 गुना 5000 स्कीम में, स्कीम एम में 2500 का 2 गुना 5000, ये 2 गुना 3600, ये 9000, खत्म। तो स्कीम एन में इन्वेस्ट किया गया 1800 का 2 गुना यानी कि 3600 रुपए। समझे ना प्यारे बच्चों? यहां पे कुल इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा था, ये बताएंगे प्यारे भाई। सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 172। करो एक और सवाल ऐसा बनाइए। मनीष इन्वेस्ट 2 सेपरेट अमाउंट ऑफ मनी फॉर 2 ईयर। ठीक है, मनीष ने 2 सेपरेट दो अमाउंट ऑफ मनी जो है इन्वेस्ट किए सेपरेट, अलग अलग 2 साल के लिए। वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड दैट गिव 6% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, अदर पार्ट इन्वेस्टेड इन ए कंपनी बॉन्ड दैट ऑफर 7% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। सवाल यह कह रहा है कि कंपनी का एक पार्ट जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया जो 6% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट देता है। ठीक है, अदर पार्ट जो है वो एक कंपनी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया जो 7% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट देता है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर मनीष अनसेड टोटल इंटरेस्ट ऑफ 354 रुपए। 2 साल के एंड में मनीष को 354 रुपए इंटरेस्ट मिला। आल्सो 1/4 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 1/5 ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट का 1/4 और कंपनी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट का 1/5 बराबर है। तो आपसे पूछा मनीष ने कुल कितना इन्वेस्टमेंट किया। मनीष ने कुल कितना इन्वेस्टमेंट किया? वैसे तो सवाल पढ़ते सीधा आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 2700। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। मनीष के पास कुछ पैसा है, उसके उसने 2 अलग अलग हिस्से इन्वेस्ट करे। ठीक है बच्चों, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। एक हिस्सा उसने लगाया गवर्नमेंट बॉन्ड में, दूसरा कंपनी प्राइवेट बॉन्ड में। ठीक है, दोनों में ब्याज की दर अलग अलग है। सवाल में बोला है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया उसका 1/4 और जो कंपनी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया उसका 1/5 क्या है? आपस में बराबर है। ये बराबर बोला है ना, तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि भैया मनीष ने गवर्नमेंट बॉन्ड और कंपनी बॉन्ड में जो पैसा इन्वेस्ट किया किस रेशियो में किया है। गवर्नमेंट और कंपनी बॉन्ड में पैसा किस रेशियो में किया है? 4 उधर चला जाएगा प्यारे बच्चों, 4/5। 4/5 आ गया कि नहीं आ गया? है ना। तो गवर्नमेंट बॉन्ड और कंपनी बॉन्ड में जो है इसने पैसा 4/5 के अनुपात में किया। और टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 4 + 5 9। 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा था इसलिए डायरेक्ट लगा दिया मैंने 9। ये दिमाग में कर सकते थे। सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व भी होगा। 2 साल के लिए, 2 साल में मनीष को कुल कितना ब्याज मिला? 354 रुपए। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है प्यारे बच्चों? यहां पे 177 रुपए। मनीष को गवर्नमेंट प्लस कंपनी बॉन्ड से मिलाकर 1 साल में 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला? 177 रुपए। तो आप भी ये पता लगा लो ना कि इसको मनीष को ओवरऑल 1 साल में कितना ब्याज मिलता है ना बच्चे? बताओ। गवर्नमेंट बॉन्ड में ब्याज मिलता है 6% पर एनम, कंपनी बॉन्ड में ब्याज है 7% पर एनम। कुल धनराशि निकालें तो ओवरऑल 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताइए? 4 का 6% 24, 5 का 7% 35। तो 24 + 35 कितना आ गया? 59 बटे कितने के इन्वेस्टमेंट पर? 4 + 5 9। तो ओवरऑल ब्याज की दर आ गई 1 साल में 59/9% पर एनम, जबकि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 177 रुपए। कितना? 59 थे 177। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 9 तिया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त मेरे? 27 रुपए। तो इससे आसान कोई सवाल है क्या? नहीं ना। चलिए आगे चलते, बताओ जरा। सवाल नंबर 173 करिए। सीएचएसएल 2025 प्री का सवाल है, सब लेटेस्ट सवाल है भाई, ये सब लेटेस्ट। अमन डिस्ट्रीब्यूटेड 80% of his total money between Kavya and Aryan in the ratio 3:5. Kavya invested her share at 9% per annum, Aryan at 6% per annum simple interest for 6 years.
इफ द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्न्ड, इफ द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्न्ड बाई आर्यन एंड काव्य 2592 रुपए। यहां टोटल ब्याज नहीं दिया, क्या दिया? ब्याज का डिफरेंस 2592 रुपए। व्हाट द टोटल अमाउंट अमन हैड, अमन के पास कुल कितनी राशि थी बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा? देखिए, अमन के पास कुछ पैसा है, ठीक है, उस पैसे का 80% अमन ने दो लोगों के बीच, काव्या और आर्यन के बीच बांटा 3-5 के अनुपात में। किस रेशियो में? 3-5 के रेशियो में। काव्या ने अपना हिस्सा 9% सिंपल इंटरेस्ट पर और आर्यन ने 6% सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश कर दिया। कितने वर्षों के लिए? 6 साल के लिए। 6 साल के ब्याज का डिफरेंस है 2592 रुपए। तो हर एक साल के ब्याज का डिफरेंस क्या होगा भाई? टाइम तो सेम है, काव्य ने भी 6 साल के इन्वेस्ट किया और आर्यन ने भी। 6 साल में ब्याज का अंतर है 2592 रुपए। तो एक साल के ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा? जाना चाहिए। 6 चौक 24, 6 ती 18, 6 दूनी 12, 432 रुपए एक साल का ब्याज का डिफरेंस है। अमन के पास कुल कितनी राशि थी? सवाल है, बताइए। तो हमें अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये पता लगाना होगा कि काव्या को और अमन को एक साल में जो ब्याज रिसीव होता है उस ब्याज का डिफरेंस क्या, ये पता लगाना होगा कि नहीं। चलिए, अमन ने कुल अपने पास धनराशि का 80% काव्या आर्यन के बीच बांटा 3-5 के रेशियो में। मैंने मान लिया कि अमन के पास 100 यूनिट है। कितना है? 100 यूनिट। तो 100 का 80% कितना होता है? 80। 100 का 80% 80 यूनिट होता है। 80 यूनिट उसने काव्या और अमन के बीच बांटा 3-5 के रेशियो में। तो 80 को 3-5 के रेशियो में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा? 30-50। यानी कि काव्या को 30 यूनिट दिया और आर्यन को 50 यूनिट। तो अमन ने काव्या को 30 यूनिट दिया, अमन को, आर्यन को 50 यूनिट दिया। प्यारे बच्चों, अमन के पास है टोटल 100 यूनिट। काव्या ने पैसे इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर से। तो बताओ काव्या को कितना ब्याज मिलेगा? 30 का 9% यानी कि 2.7। और आर्यन ने पैसा इन्वेस्ट किया 6% सिंपल इंटरेस्ट पर। तो आर्यन को कितना ब्याज मिलेगा? 50 का 6% यानी कि 3 यूनिट। तो काव्या को ब्याज मिलेगा एक साल में 2.7 और आर्यन को ब्याज मिलेगा एक साल में 3 यूनिट। तो एक साल में जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज का डिफरेंस कितना है? 0.3। जबकि एक साल में मिलने वाले ब्याज का डिफरेंस है 432। बताओ इससे आसान कोई तरीका है करने का? है कि नहीं भैया? भाई काव्या को अमन ने पैसा बांट दिया काव्या आर्यन को। काव्या आर्यन को जो पैसा मिला उसको क्या करते हैं? इन्वेस्ट। काव्या इन्वेस्ट करते हैं 9% पर। तो काव्या को एक साल में 30 का 9% 2.7 ब्याज मिलेगा और आर्यन को मिलेगा 50 का 6% 3 यूनिट। तो डिफरेंस है 0.3 किलो 432 रुपए। कितने गुना? डेसिमल हटाओ, यहां लगाओ, कितना आ गया? 1440 गुना। अगर 1440 गुना हो रहा है तो भैया अमन के पास कितना है? 100 की वैल्यू भी 1440 गुना। क्या ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन। कर लेंगे ना? चलिए आगे चलते हैं। बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 174। एमटीएस 2025 के पेपर का सवाल है, बनाओ। A sum was invested partly at 6% per annum simple interest and partly at 9% per annum interest. ठीक है बच्चे? The amount invested at 9% is 2500 रुपए more than the amount invested at 6% per annum. 9% पर एनम की दर पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो 6% पर एनम की दर पे जो इन्वेस्ट किया गया उससे 2500 रुपए ज्यादा है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आफ्टर 3 ईयर टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ पार्ट इज 2070 रुपए। 3 साल के बाद दोनों पार्ट से टोटल सिंपल इंटरेस्ट 2070 रुपए। फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड एट ईच रेट। ईच रेट पर इन्वेस्टेड अमाउंट ज्ञात कीजिए। समझ में आया? यहां हमको रेशियो नहीं बताया। देखिए, एक आदमी के हमारा एक पैसा आपके पास है, उस पैसों को आपने 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया, उन दोनों पार्ट का रेशियो नहीं बताया गया इस सवाल में, है ना? कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया पार्टली 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर और बाकी 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। सवाल यह है कि 9% पर एनम की दर पे जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो 6% पर एनम वाले इन्वेस्टमेंट से 2500 रुपए ज्यादा है। मैं कह सकता हूं कि अगर 6% पर एनम पर मान लो जैसे P रुपए इन्वेस्ट किया गया, कितना रुपए इन्वेस्ट किया गया? P रुपए।
है ना। तो 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया P प्लस 2500 रुपए। ऐसा ही कि नहीं, ऐसा ही तो कह रहा सवाल। 3 साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट है दोनों पार्ट से कितना, 2070 रुपए। 3 साल में दोनों पार्ट से, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट से मिलाकर टोटल सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में 2070 रुपए। तो 1 साल में कितना है, 3 से भाग करेंगे बच्चों, 3 चिंग 18, 2 3 नाम 27, 690 रुपए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है यहां पर 690 रुपए। कोई दिक्कत। तो आपसे पूछा है अमाउंट इन्वेस्टेड एट ईच रेट। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने P रुपए इन्वेस्ट करे 6% ब्याज की दर से, तो कितना ब्याज मिलेगा सचिन 1 साल में, P का 6%। कोई प्रॉब्लम। दूसरा आपने इन्वेस्ट किया P से 25 रुपए ज्यादा, यानी कि P प्लस 25 रुपए, किस ब्याज की दर से, 9% ब्याज की दर से। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, P प्लस 2500 का 9%। और दोनों पार्ट से 3 साल में ब्याज 2070 रुपए है, ये तो 1 साल का ब्याज है। तो दोनों पार्ट से कुल मिला के 1 साल का ब्याज कितना है, 690 रुपए। यहां से सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, आपका P का मान आ गया और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया ना। यहां रेशियो नहीं दिया गया है तो यही तरीका आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि आगे कैलकुलेशन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। लेकिन इतना करने की जरूरत है क्या, क्या आप इस सवाल को ऑप्शन से नहीं कर सकते, जो भी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा वही क्या होगा, आंसर। जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वही क्या आएगा, आंसर। बताओ दोनों पार्ट से टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनना चाहिए 690 रुपए। बताओ कहां बनेगा, 690 रुपए बनना चाहिए दोनों पार्ट से टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में। अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूं, मान लीजिए से ये ऑप्शन लिया, तो यहां 3100 का 6% और 5600 का 9%। यूनिट क्या बनेगा, 1 चिक का 6 और 6 निम्मा 54, 6 प्लस 4 10 जीरो यूनिट बनेगा। जबकि अच्छा यहां से तो बनेगा ना, 690 का यूनिट जीरो बनना चाहिए भाई। 3100 का 6% कितना आएगा बच्चों, 186, और 5600 का 9% कितना आएगा, 450 और 54, यानी कि 504। अब बताओ 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 690 रुपए आ गया कि नहीं आ गया, सेटिस्फाई कर गया। तो आंसर क्या है, पहला ऑप्शन। कोई करने की जरूरत है क्या, सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। लेकिन मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है पहला वाला जहां आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 690 रुपए मिल रहा है। 3100 का 6% निकाला, 3100 का 6% कितना 186, और 5600 का 9% 504 रुपए जोड़ के 690 बन गया, खत्म। चलिए अगला ये बताओ, ये भी एमटीएस 2025 के पेपर में आया है, करेंगे। A sum is divided into 3 parts such that second part is 2000 more than the first, third part is 5000 more than the first। सेम है, बस यहां 2 हिस्से ना करके कितने हिस्से हो गए, 3। तो एक पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया इस तरीके से कि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से 2000 ज्यादा एंड थर्ड पार्ट इज 5000 मोर देन दी फर्स्ट। यानी कि अगर फर्स्ट पार्ट P है तो सेकंड पार्ट कितना है सचिन, P प्लस 2000, और थर्ड पार्ट कितना है, P प्लस 5000। थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट से 5000 रुपए ज्यादा है। देखो रेशियो होता है तो हमें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, पर यहां रेशियो है ही नहीं और कोई तरीका भी नहीं कि आप रेशियो बना लो, है कि नहीं बच्चों। तो ये P मानना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट इन्वेस्ट किया जाता है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। सेकंड इन्वेस्ट किया जाता है 7% पर एनम पर 4 साल के लिए, और थर्ड इन्वेस्ट किया जाता है 9% पर एनम की दर से 5 साल के लिए। तीनों हिस्से अलग अलग ब्याज की दर से अलग अलग समय के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। हमें सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है तीनों पार्ट्स पर आफ्टर द रेस्पेक्टिव पीरियड, तीनों का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद है 4746 रुपए। तो पूछा तीनों पार्ट्स क्या हैं। एक तो इसी फॉर्मेट का होना चाहिए, P प्लस 2000, P प्लस 5000, ऐसे सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है कि नहीं। दूसरा तरीका है कि आप इस सवाल को जैसे मैंने पिछले सवाल से किया, एक एक ऑप्शन करके चेक करो, है ना।
पर चूंकि एक एक ऑप्शन चेक करके देखना मुझे नहीं लगता यहां कोई समझदारी का काम होगी, बड़ा डेटा है ना, ज्यादा चीजें चेक करनी पड़ेंगी, तो फिर क्या सॉल्व कर लेते हैं। हमें कुल जब बताई दिया कि तीनों पार्ट से टोटल ब्याज है 4746 रुपए, तो आप भी टोटल ब्याज निकालो ना। पहला हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 5% पर एनम की दर से 3 साल के, तो पहले हिस्से पर कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 5%, 3 साल में 15%। ये पहले हिस्से पर ब्याज मिलेगा पी का 15%। दूसरा हिस्सा 7% की दर से 4 साल के लिए, 1 साल में 7%, तो 4 साल में दूसरे हिस्से पर ब्याज मिलेगा 7 चौक 28%। तीसरे हिस्से पर ब्याज की दर है 9% पर एनम 5 साल के लिए, 1 साल में 9%, तो 5 साल में मिलेगा 45%। आप बताओ, ये हो गया ना। तो तीनों हिस्सों पे कुल मिलाकर ब्याज कितना ऐड कर दीजिए, तीनों हिस्सों पर कुल मिलाकर ब्याज ही आ गया अपने अपने टाइम पीरियड के बाद, ये होना चाहिए 4746 रुपीस। कल पी का मान निकालते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करनी है तो आप देखो यहां क्या है, पी का 15%, पहले पी एक तरफ कर लो, ये क्या है पी का 15% प्लस पी का 28% प्लस पी का 45%, तो 15 प्लस 28 43, 43 और 15 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 43 प्लस 45 हो गया 88%, यानी कि पी का आ गया 88%। अब क्या निकालेंगे, रुपी वाली वैल्यू, 2000 का 28% 560, 5000 का 45% 2250, 45 पंजे 225, 2000 का 8% 560, 5000 का 5000 का 45% 2250, तो जोड़ के कितना आ गया प्यारे बच्चों 2700 और 110 यानी कि 2800, तो पी का 88% प्लस 2810 बराबर कितना आ गया 4746, और ये 2810 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो पी का 88% उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, 1936 ही आएगा ना। ठीक बच्चों, ये क्या है पी का 88%, तो पी का 1% कितना आएगा प्यारे बच्चों, पी का 1% निकालिए, 88 से कटना ही चाहिए प्यारे बच्चों, 88 दूनी 176, 176 के बाद बचेगा कितना 14 3 17, 88 दूनी 176, यानी कि पी का 1% क्या आ गया 2200%, तो पहला हिस्सा 2200 है, कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन, समझे ना मेरे भाई, कोई तकलीफ। पिछला सवाल भी सेम यही करना था, लेकिन यहां ऑप्शन से चेक करना इजी पड़ गया, यहां एक एक ऑप्शन चेक करने में हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए हम नहीं करेंगे, चलेंगे ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 176, इस प्रकार का आखिरी सवाल, ठीक है बच्चों बताइए। सीजीएल 2025 प्री के पेपर में आया, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है बच्चों, और आज की क्लास का भी बनाइए। A person invested 20,000 in 2 different schemes. He invested one part for 4 years at 8% simple interest. Other part for same duration at 10% simple interest. If the interest earned from the second part was 2240 more than the interest earned from the first part. Second part पे जो इंटरेस्ट है वो पहले पार्ट से 2240 रुपए ज्यादा, यही बच्चों, तो पूछा है हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड इन सेकंड स्कीम, सेकंड स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। क्या आप मेरी बात को समझे बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी के पास 20,000 रुपए, 20,000 रुपए उसने 2 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट किया, नाम मान लेते हैं स्कीम ए और स्कीम बी। स्कीम ए में पैसा इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए, कितनी दर से 8% की दर से। दूसरी जो स्कीम है ना, दूसरा जो पार्ट है उसमें भी सेम ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है 4 साल के लिए, यानी कि 10% ब्याज की दर से। लेकिन प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट जो है सेकंड पार्ट पे वो फर्स्ट पार्ट से 2240 रुपए ज्यादा है, यानी कि 4 साल में, कितने साल में 4 साल में सेकंड पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट से 2240 रुपए ज्यादा है।
4 साल के ब्याज का डिफरेंस 2240 रुपए, तो 1 साल का डिफरेंस कितना आएगा? 560 रुपए। 1 साल के ब्याज का डिफरेंस आ गया 560 रुपए मेरे भाई। तो पूछा है सेकंड इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा निवेश किया गया था, समझे ना बच्चों? बताओ, मान लीजिए कि एक आदमी ने 2 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, ए और बी, तो कुल मिलाकर कितना इन्वेस्ट किया प्यारे दोस्तों? 20,000। बहुत अलग टाइप का सवाल है। दोनों स्कीमें मिलाकर सचिन कितना पैसा इन्वेस्ट किया? ए प्लस बी यानी कि 20,000। बताओ, क्वेश्चन साफ साफ चीख चीख के कह रहा है कि यहां पे जो इंटरेस्ट अर्न है सेकंड पार्ट पे, वो फर्स्ट पार्ट से 2240 रुपए ज्यादा है 4 वर्षों में, तो 1 साल में कितना ज्यादा होगा? 560 रुपए। स्कीम बी में ब्याज की दर कितनी है? 10% है ना, तो स्कीम बी पर 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा। स्कीम ए पे 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 8%। तो जब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि सेकंड पार्ट पे जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट पार्ट से 560 रुपए ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? यही तो आना चाहिए। सेकंड पार्ट है बी, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10%, फर्स्ट पार्ट पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8%। फर्स्ट पार्ट पे 4 साल का जो एसआई था वो सेकंड पार्ट पे वो फर्स्ट पार्ट से 2240 रुपए ज्यादा था। 4 साल का डिफरेंस 2240 है, हम तो 1 साल का कर लेंगे ना 560 रुपए। ये 2 इक्वेशन बन गई एक तरीके से। मुझे यहां से सॉल्व करके क्या निकालना है? सेकंड इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, यानी कि बी का मान निकालना है। बताओ कैसे आएगा? ए को गायब कर देते हैं, यहां ए का 8%, यहां क्या है? ए। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 8% से गुणा कर दूं, किससे? 8% से, तो यहां भी 20,000 का 8% आ जाएगा, यानी कि कितना? 1600। ये 1600 रुपए आ गए प्यारे बच्चों। मुझे नहीं लगता यहां तक जरा सा भी कोई डाउट आया होगा। मुझे बी पे फोकस है, तो ए को खत्म करना है। इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे आपका आंसर आ चुका कि ये 8% ऑफ ए कट गया, ये 8 भी और 10 भी कितना आ गया? 18% ऑफ बी कितना आ गया? 1600 प्लस 560 यानी कि 2100। तो बी का 1% क्या आ गया? 18 गुणा 12 216। बी का 100% आ गया 12,000। क्या आ गया आंसर? 12,000। कर लोगे? अच्छा सवाल है ये, बच्चे कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहां कोई ओवरऑल रेट, टोटल ब्याज कुछ नहीं निकालना। ठीक है, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। मैंने हर तरीके के जितने भी बन सकते हैं सब सवाल करा दे, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, चलिए बाकी कल करेंगे। बाय।